अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 3 बार टूटने के बाद खुदा खुदा करके आला अदालत का बेंच अपनी समाअत मुकम्मल कर चुका है। 9 रुकनी बेंच के बाद 7-5 और अब 3 रुकनी बेंच इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत कर रहा है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है कि जो कल किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। शायद ये सियासत की तारीख का वो पहला मुकदमा है कि जिस पर बनने वाला हर बेंच मुतनाज़े और इसका हर फैसला जारी होने से कबल ही शदीद मुतनाज़े हो चुका है। आज कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि एक ऐसा जज कि जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं कौम को? डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली में एक शख्स या कुछ लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं, तो क्या ये जुर्म है? पूरा अपना मुकदमा लड़कर और मेरिट पर फैसला हो तो ये क्या इज्जत और तौकीर की बात है या शर्मसारी की बात है? चीफ जस्टिस को पूछना चाहता हूँ, हमारे खिलाफ जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे, क्या हम जमानत की हद तक सुरखरू होके आए हैं कि या फिर हम बेइज्जत होके आए हैं? चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं अपने गिरेबान में झांकूंगा। इसी हवाले से यही कानून सब पर लागू होता है जनाब स्पीकर, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। समाअत के आगाज से कबल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा ना सुने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आज फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। अदालत से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ मुल्क की आला अदालत को नसीहत कर रहे थे कि पहल अपना घर सीधा कर लीजिए। आपके घर में तकसीम है, 3 जज फैसला करेंगे तो मानेगा कौन? मैं आपसे दस्तबदस्ता अर्ज करता हूं कि पहले अपना घर तो दुरुस्त फरमाइए। आपके घर में तकसीम है। मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑन रिकॉर्ड रहना चाहता हूं कि अगर इतने अहम आईनी और कानूनी मामले को अगर 3 जज साहबान का बेंच ये फैसला करेगा तो ये फैसला कौम को काबिल कबूल होगा। एक बात, ये फैसला अवामी पजीराई लेगा। दूसरी बात, और ये फैसला काबिल अमल होगा या नहीं होगा। तीसरी बात, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अजलास में हुकूमती इत्तेहाद ने इंतखाब इल्तवा केस में फुल कोर्ट ना बनाने पर बॉयकॉट का फैसला किया था। इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। नाजरीन, उन्होंने 2 टोक अल्फाज में 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। उनका कहना था कि इस बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं, अदालती कार्रवाई ख़त्म की जाए। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? सीधी बात है, और कबूल होना भी नहीं चाहिए। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर आला अदालत के सामने शर्त रखी। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाएं, खुद को अलग करने वाले जजेस को शामिल ना करें तो फैसला कबूल होगा। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में दिक्कत नहीं होगी। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंशियस फैसले को 3 जजेस के साथ इस बेंच से फैसला करवाना, मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। आला अदालत में समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आए तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि आप बॉयकॉट करके दलाइल देने आ गए हैं। अगर आपको हम पर एतमाद नहीं तो खुलकर बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अगर आपने बॉयकॉट नहीं किया तो हमें तहरीरी तौर पर बताइए। दौरान समाअत एक बार फिर 4-3 के फैसले और फुल कोर्ट पर देर तक तबसरा हुआ। आला अदालत ने बार बार अपने दायरा इख्तियार की वजाहत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्मनामे पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन का यह कहना था कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी इस्तदा खत्म हो जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारा ख्याल है कि अक्सरियती जजेस आज खुद नोटिस मुस्तरद कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप 5 रुकनी बेंच का हुक्म नजरअंदाज कर रहे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार दिया था। इस बेंच में 4 जजेस ने खुद को अलग किया, बेंच दोबारा तश्कील दिया, इसलिए
उन्हें शामिल नहीं किया गया। 2 जजेस ने भी अलग से ऑर्डर जारी किया। तमाम जजेस इत्तेफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन जजेस ने केस सुना ही नहीं, उनका फैसला मिलाकर अक्सरियती फैसला कैसे हो सकता है। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। केस कैसे हो सकता है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा मुकदमा सुने। जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसले पर सिर्फ दस्तखत किए थे। तमाम 15 जजेस मुख्तलिफ आरा अपनाने पर एक मुकदमा नहीं सुन सकते। आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। आपकी ज्यादा से ज्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। दौरान समात सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान अदालत में पेश हुए तो उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन में ड्यूटी के लिए जंगजू फौजी नहीं चाहिए, रिटायर्ड आर्मी जवान भी सिक्योरिटी फराम कर सकते हैं। उनका यह मानना था कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी सिक्योरिटी दे सकती हैं कि जो वजारत दाखिला के मातहत हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि बड़ी फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से भी मदद ली जा सकती है। समात के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को हदायत दी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ सियासी डायलॉग करें, हल निकाला जाए। पाकिस्तानी कौम की खातिर सियासी डायलॉग करें, किसी सियासी नतीजे पर पहुंचें। सियासी डायलॉग नहीं हुए तो आईनी मशीनरी मौजूद है। नाजरीन, अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है, बट एवरीथिंग सीम्स टू बी हैंगिंग इन बैलेंस। एज वी स्पीक राइट नाउ वजीर आजम एक अहम तरीन मुशावरती इजलास अपनी काबीना का जारी रखे हुए हैं। इससे क्या फैसला निकलेगा, ऑप्शंस क्या हैं, बात करते हैं। हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब मौजूद हैं। अशतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली के तवस्सुत से चीफ जस्टिस से पूछा कि एक ऐसा जज कि जिसके खिलाफ बहुत हद तक सख्त इल्ज़ामात लग चुके हों, आपको साथ बिठाकर आप कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। सर, ये तो बराह रास्त चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही कह लीजिए ऐलान जंग नहीं है। देखिए, बात ये है कि मैं इतने बरस प्रैक्टिस करते हुए हो गए, जिस नहज पे ये सारा सिलसिला आ गया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जज साहब जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहा हो, उनको आप एक बेंच में बिठा के ये कहें कि हम इसलिए बिठाना चाह रहे हैं बिकॉज हम उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार करना चाहते हैं। इस तरह की बातें भी तो नहीं होती ना। तो ये जो है सारे सिलसिले ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। और जो एक है कि जब भी कोई इस तरह की बात हो उसका फिर ऑपोजिट रिएक्शन आता है। ऐसा तो नहीं है ये सारा सिलसिला जो है ये वन वे ट्रैफिक ही चलता रहेगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी इस बात की कि अब आपने बिठा दिया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप उनसे काम मत लीजिए और काम लेना भी नहीं चाहिए। वो जब तक के मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी उनके खिलाफ ना हो जाए, ही इज ए जज एंड ही एक मोतबर जज, और उनके फैसले करने का जो इख्तियारात हैं वो तो सलब नहीं किए गए। लेकिन ये कहना कि हमने इसलिए बिठाया कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सॉलिडारिटी का इजहार कर रहे हैं, अगर तो ये मिसकोट हुई है बात तो भी अनफॉर्चुनेट है, और अगर ये बात इस तरह हुई है तो वो भी अनफॉर्चुनेट है। तो ये इस तरह एक ईगोज का इशू चल रहा है। हम सब भूल गए हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा है। जी, मगर कथा कलामी माफ अशतर औसाफ साहब, आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि सबसे आला तरीन ओहदेदार हैं अपनी जमात में, अपने वालिद साहब और अपने चाचा साहब के बाद, उन्होंने भी कहा इमरान खान को कि तुम भी करप्ट, तो तुम्हें सहूलत देने वाले जजेस भी करप्ट। सर, पावर डजंट पैनिक एंड इफ इट पैनिक्स इट इज नॉट पावर। सो ये पैनिक क्यों कर गए हैं? डायरेक्ट टेक ऑन कर रहे हैं हाजिर सर्विस जजों को। वफाकी हुकूमत का आज ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली की खिदमात भी वापस लेने का फैसला सामने आ गया है। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास ऑन गोइंग है राइट नाउ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर पर जस्टिस काजी फायज ईसा के खत के मामले पर भी गौर किया जा रहा है। आई मीन एसेंशियली आप देख रहे हैं गुड जज, बैड जज, माई जज, योर जज। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। सर, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रख चुके हैं। I don't think it's good judge, bad judge. It's procedure which is जो जिसके ऊपर सारी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। देखिए, बात बहुत सीधा है।
बात यह है कि अगर आप अच्छा काम बुरे तरीके से करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहता, वो बुरा बन जाता है, हालांकि वो काम ठीक था। सो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। प्रोसीजरल प्रोप्राइटी, नंबर 2 प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन, और वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि दशनाम तराजी न की जाए। आपको बोलने की जरूरत क्या है, आप अपना काम कीजिए। जजेस जो हैं वो अपने कलम से बोलते हैं, वो बेंच के ऊपर अपने ख्यालात का, अपनी जाती सोच का इजहार शायद नहीं करते थे। अब ये पिछले कुछ बरसों से हम देख रहे हैं ये सिलसिला चल रहा है। जहां तक काजी फायज ईसा साहब का सवाल है, तो काजी फायज ईसा साहब ने जो जजमेंट दिया, ये एक अनहोनी सी बात है कि जजमेंट आ जाए और एक अहलकार जो है कोर्ट के, वो हैं कि ये जजमेंट जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, ये पर इंक्यूरियम है, ये एक ऐसा जजमेंट है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। कल को फिर कोई फेडरल सेक्रेटरी भी ये कह देंगे कि जनाब मैंने ये जजमेंट पढ़ा है, ये पहले का एक जजमेंट आया हुआ है 5 जजेस का, ये उससे मुतज़म्मिन है, मैं हिदायत जारी कर रहा हूँ कि ये 3 जजेस का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का गो के बाद का है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ये फिर एक रीत रवायत पड़ जाएगी ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर तो इसके अंदर से आपको ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। लेट्स हमें बहुत जरूरी है कि हम सब इकट्ठे बैठें। सर मसला ये है, अशर उसाफ साहब, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब बजा फरमाते हैं कि इदारे की तकरीम, इज्जत और तकद्दुस के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि जो पूरी कौम के लिए काबिल कबूल हो। मगर ये बातें ही है ना सिर्फ सर, बिकॉज कोई भी तो सब्र नहीं कर रहा, बल्कि इस जलती पे तेल का काम ये हुकूमत कर रही है। कल का फैसला जो अब आना है महफूज हो चुका है, हुकूमत माने ना माने आज हम ये सवाल कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि एक मुल्क में जिधर जमहूरियत हो, एक हुकूमत हो, इज दैट इवन अ क्वेश्चन कि हुकूमत माने ना माने उस फैसले को? और फिर रेफरेंस जो है, इसकी बात भी हो रही है कि शायद काबीना अभी उठेगी और एक रेफरेंस का भी सोचा जा रहा है चीफ जस्टिस के खिलाफ दायर करने को। एज वी स्पीक जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ तो एक और रेफरेंस फाइल हो गया है, बट चीफ जस्टिस के खिलाफ भी फाइल होने की बात हो रही है। यू हैव 2 क्वेश्चन, आपने 2 सवाल किए हैं, एक तो रेफरेंस के हवाले से जी, और दूसरा सवाल आपका ये है कि जो इदारे की तकरीम और ये सारी सिलसिले की बात, और क्या अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या वे फॉरवर्ड है। अगर ये गवर्नमेंट को, अगर फैसला गवर्नमेंट की खिलाफ आता है तो उनको हक होगा अपील करने का, क्योंकि वो कानून जो है जल्द या बदेर वो कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब वो तरीका होगा उसको चैलेंज करने का, बजाय इसके कि आप एहतजाज करें, आप उसको लीगल तरीके से चलाएं। याद रखिए कानूनी केसेस जो हैं वो अदालतों में लड़े जाते हैं, ना चैनल्स पे, ना सड़क पे, ना दशनाम तराजी के जरिए। इसमें बात तो यही काम करना होता है और वो ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास अब अवेलेबल हो जाएगी। नंबर 2 कि ये जो सारे सिलसिले बन रहे हैं उसमें क्या रेफरेंस हो सकता है? मेरी दानिश में, मेरी सोच में, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस वक्त तक तमील नहीं होती उसकी, वो पूरी नहीं होती जब तक कि उसको चीफ जस्टिस उसको प्रिजाइड ना करें। तो ना तो चीफ जस्टिस के मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस जाने की कोई गुंजाइश मेरे नजदीक है जब तक कि आइन तब्दील ना कर दिया जाए। इंटरेस्टिंग। या चीफ जस्टिस जो है वो वॉलंटरली ये ना कहें कि जी मैं इसके अंदर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे पेश होने को तैयार हूँ। और आपने देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने आज तक तो कोई इतनी पेशरफ्त नहीं हुई सवाए कुछ इस्तीफों के। तो ये सब बातें हैं, इसमें अजहद जरूरी है कि जहां पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाया जाए वहां पे सब एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें जिसके अंदर एक ही एजेंडा हो, और वो एजेंडा है इस मुल्क की सालमी के ऊपर कानून साजी।
इसके ऊपर बैठ के। मगर अशतर उसाफ साहब, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जस्टिस फायज ईसा से परसों मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में तमाम जजेस, उन्होंने कहा कि जल्द मिलेंगे जस्टिस फायज ईसा साहब के साथ। मुलाकात में कुछ अहम तरीन इशूज़ जो हैं वो भी हाईलाइट हुए बकौल उनके, तो और अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा। मगर इन रिमार्क से तो यही लग रहा था कि बज़ाहिर अदालत इस मामले को हल करना चाहती है, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने अभी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से ही कहा है कि फौरी तौर पर सर्कुलर अपना वापस लें। और आपका रवैया ये जाहिर करता है कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रहने के काबिल नहीं हैं, बल्कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का कहा है अगेंस्ट द रजिस्ट्रार। यू डू रियलाइज सर दिस इज वेरी मच अगेंस्ट द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ, जो फायज ईसा साहब कह रहे हैं, बिकॉज रजिस्ट्रार अपने तई तो ये फैसले नहीं करता ना, वो तो चीफ जस्टिस के अहकामात गो थ्रू कर रहा है। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? दिस इज जस्टिस फायज ईसा साहब अगेंस्ट जस्टिस बंदयाल साहब। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। एक अनफॉर्चुनेट तासुर अब सामने आ गया हुआ है। पहले ये सब बातें अंदर ही रहती थी, ये नहीं है कि इख्तलाफात नहीं होते थे। मैं बहुत सारी चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ और वो आज की बात नहीं है। मैं आज से 15-20 साल 25 साल पहले की आपको रोयदाद बता सकता हूँ जहाँ पे जजेस आपस में बैठने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन ये बातें बाहर नहीं आती थी। एक पर्दा था। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अब ये पर्दा उठ गया है, और इस तरह उठ गया है कि ये इस वक्त आम आदमी भी इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। अब इस तरह हो गया है कि सब चीज़ें डिस्कशन मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं इसको, हालांकि ये ऐसे मामलात हैं जो क्लोज डोर्स में होने चाहिए। क्यों क्लोज डोर में होने चाहिए? क्योंकि आप जब किसी के पास जाते हैं कि जी आप हमारा फैसला कर दें, तो आप उसको अपने से बेहतर समझते हैं, अपने से मोतबर समझते हैं, अपने से ज़्यादा समझदार आप उसको देखते हैं। इसीलिए तो जजेस को रोब्स पहनाए जाते हैं, इसीलिए पहले जजेस जो है विग्स पहनते थे ताकि वो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आए। लेकिन जिस तरीके से ये दशनाम तराजियाँ हो रही हैं और जिस तरीके से चिट्ठियों का एक्सचेंज हो रहा है और जिस तरीके से जजमेंट्स को अंडरमाइन किया जा रहा है और जिस तरीके से ये सारा सिलसिला चल रहा है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अफसोस मुझे इस बात का है कि अब इसका शाहिद भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशतर उसाफ साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली की खिदमात वापस लेने का फैसला कर लिया है। ये फैसला हंगामी बुनियादों पर ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब आज सुबह जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने का कह दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया। खत में जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि मेरे लिए हैरान कुन था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। खत में जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर रजिस्ट्रार सर्कुलर जारी करने का कोई इख्तियार नहीं रखता। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब होते हुए कहा कि सीनियर ऑफिसर के तौर पर आपको आइन और आइन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात का मालूम होना चाहिए। सर्कुलर में जिस फैसले का जिक्र किया गया वो मौजूदा फैसले से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि फौरी तौर पर सर्कुलर वापस लें। आपका रवैया जाहिर करता है कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रहने के अहल नहीं। आर्टिकल 175(3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रहना आइन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के तुलबा को हाफिज कुरान होने की बुनियाद पर इजाफी नंबर देने से मुतालिक जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला जारी किया था कि जिसमें अदालत उज़्मा ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी करने की तजवीज़ दी थी, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के इजरा के अगले ही रोज
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया था, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती है कहा गया। साथ ही सर्कुलर में यह बताया गया कि 3 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। सर्कुलर में मजीद कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो फैसला दिया वो 3 रुकनी बेंच का फैसला है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही इस मामले को तय कर चुका है कि अज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा इससे कबल कम अज कम 5 बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख चुके हैं। नाजरीन, जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता साल 30 सितंबर 2022 को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने पर लिखा खत। इससे कबल 22 अक्टूबर 2022 को जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद 3 नामों पर एतराज उठाया। गुज़िश्ता साल ही 23 मार्च को जस्टिस काजी फायज ईसा ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए लार्जर बेंच की तश्कील पर हैरानी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस को खत लिखा कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ, इसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दिया गया। गुज़िश्ता साल ही 28 जून को जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस, चेयरमैन जुडिशल कमीशन और इस कमीशन के अरकान को एक और खत अरसाल किया कि जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में से किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात ना किए जाने पर इजहार तशवीश किया। इसी तरह एक खत 27 जुलाई को जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लिखा कि जिसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मौखर करने का मुतालबा करते हुए कहा कि जजेस की तैनाती पर चीफ जस्टिस की जल्दबाजी सवालिया निशान है। काजी फायज ईसा वो सीनियर तरीन जज हैं कि जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम कौमी मुकदमात पर बनने वाले बेंचेस में शामिल करने से गुरेज किया है। और एक राय ये भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम की शुरुआत जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ बनने वाले रेफरेंस से हुई कि जिसे तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत ने 1 साल बाद वापस लिया है और ख़ुद इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी साहब ने इस रेफरेंस दायर करने पर अपनी गलती तस्लीम भी की है। जस्टिस काजी फायज ईसा अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती है हमारी कि हर सियासी फरीक ने अपने अपने तई गुड एंड बैड के टैग्स जजेस पर चस्पा कर दिए हैं। एक फरीक एक जज के किरदार को हवा में उछालता है तो दूसरा दिफा में ज़मीन और आसमान मिला देता है। एक सियासी जमात ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मुहिम चलाई। 2 रोज़ कबल चीफ जस्टिस भरी अदालत में जजेस के खिलाफ चलने वाली मुहिम का हवाला देते हुए आप दीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बनाए गए रेफरेंस का हवाला देते हुए यह कहा गया कि टैक्स का एक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया गया और जस्टिस काजी फायज ईसा को हमारे सामने कटहरे में खड़ा होना पड़ गया। 2019 से लेकर 2021 तक जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट में केस चला और सजा अदालत को मिली। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब से। सियासी बहरान जो है वो मजीद गहरा होता चला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा का यह कहना है लार्जर बेंच ना बना तो आयरी बहरान के बायस इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। एक सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से मार्शल लॉ का खदशा जाहिर करने की बात की जा रही है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर मौजूद है। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हुकूमत को एक तारीख दे सकते हैं। अब कल फैसला महफूज हो गया है। द प्रॉब्लम इज काबीना बैठी हुई है, वुज़रा के बयानात जो हैं वो परेशान से परेशान कौन सामने आते चले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना का हंगामी इजलास भी तलब कर रखा है। कल फैसला मुतवक्के है। क्या हुकूमत अदालत को टेक ऑन करने के मूड में दिखाई दे रही है या आपको महसूस हो रहा है बेटर सेंस विल प्रिवेल? देखिए, अभी तक तो उन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला टेक ऑन किया है ना। बाकायदा वुज़रा जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहा कि हम इस 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। ये तो खुल्लम खुल्ला बगावत है सुप्रीम कोर्ट के साथ। फैसले से इत्तेफाक ना करें, ये बिल्कुल उनका हक बनता है। तनकीद कर सकते हैं फैसले की, लेकिन ये कहना कि हम फैसला नहीं मानेंगे और सिर्फ ये बात कि आपको ये सवाल पूछना पड़ रहा है और आपका सवाल गलत नहीं है। सारे कौम के जहन में सुगत ये सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास मुकम्मल इख्तियार है ये फैसला करने का, वो अगर फैसला करेगा तो हुकूमत पाकिस्तान क्या उस फैसले का इतलाक करेगी, उस फैसले को मानेगी या नहीं? ये एक बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है इस हुकूमत के खिलाफ।
कि लोगों के जहन में ये सवाल है कि ये आइन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। काबीना का अब जो भी फैसला सामने आता है, एक फैसला कौन नशिस्त लगी हुई है एज वी स्पीक, रेफरेंस की बात भी हो सकती है, ऑलरेडी हो रही है। जैसे कि आप लोगों ने भी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक महाज खोला था, अनफॉर्चुनेटली सीम्स कि यहाँ कोई भी कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, उसमें दो मुख्तलिफ चीजें, एक तो काजी फायज ईसा के बारे में जो रेफरेंस था, उस वक्त भी एक से ज्यादा राय जो थी काबीना के अंदर भी पाई जाती थी उसके ऊपर, लेकिन कोई ऐसा फैसला सामने नहीं था, कोई बहुत बड़ी चीज जिसमें फायज ईसा जो है वो कोई फैसला कर रहे हो हुकूमत के खिलाफ। उससे पहले भी मुझे तो नहीं याद कि काजी फायज ईसा ने कोई ऐसे बड़े फैसले किए हो हुकूमत के खिलाफ जिससे ऐसा लगे कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ है। तो हमारा हुकूमत का वो अच्छा फैसला था, रेफरेंस भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, इस पे दो राय जरूर हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कोई चीज दांव पे लगी हुई थी और उसको दबाव डालने के लिए, उसको रोकने के लिए, काजी फायज ईसा का रास्ता रोकने के लिए वो किया हो। बिल्कुल ये इस पे बिल्कुल दो राय हो सकती है कि वो रेफरेंस भेजना चाहिए था नहीं भेजना चाहिए था। यहां तो सामने नजर आ रहा है कि पूरा दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, किसी ना किसी तरीके से एक फैसले को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। और फैसला कौन सा है जिसपे तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 95% वकील जो है, वकला जो है, उनका इत्तेफाक है कि आइन के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ, कोई इबाम ही नहीं है, इलेक्शन करवाने कोई चॉइस ही नहीं है उसके अंदर। मगर असद साहब, इंतकामी रेफरेंस ही सही, लेकिन अब तो सिचुएशन यकसर मुख्तलिफ है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से मुतल्लिक हुकूमती इत्तेहाद के मौक़िफ़ से आज इज़हार लाताल्लुकी कर दिया। फारूक एच नाइक ने भी अदालत में आज ये कहा कि बेंच के दायरे अख्तियार पर तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा कि हुकूमत अदालत का बॉयकॉट नहीं कर सकती। लेकिन सर, आप देख रहे हैं ये हुकूमती इत्तेहाद क्या गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है? आज अदालत में भी उसके ऊपर सवाल उठे, या फिर आपको लग रहा है कि इत्तेहाद में इस हवाले से वाज़ेह दरारें मौजूद हैं? देखिए, ये तो अंदर की खबर वही बता सकते हैं, ये शायद आपको बतौर सहाफ़ी बेहतर इल्म हो इसके बारे में, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज़ हो रही हो, जब हुकूमत जो है वो खुलकर एक अदालत के खिलाफ बात कर रही हो, ऐलान ये कर रही हो कि हम मानेंगे नहीं इस अदालत के फैसले, तो माजरत के साथ फारूक नाइक साहब को सिर्फ जुबानी बात नहीं करनी है। अगर आइन के साथ खुल्लम खुल्ला बगावत की जा रही है, अगर अदलिया के साथ फैसलों में बगावत की जा रही है और आप हुकूमत का हिस्सा भी रहे, लेकिन आप स्टेटमेंट ये दें कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तो माजरत के साथ लोगों को दिमाग में शकूक तो फिर होंगे ना, फिर तो ये सिर्फ दिखावे की लड़ाई है और असल में आप मिले में नहीं। मगर सर, आप मिले में कह रहे हैं तो आप किस किस को मिला हुआ आज पा रहे हैं? बिकॉज हर इदारे हाथ ऊपर खड़े कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आज अदालत में कहा कि अगर बहरी फौज मसरूफ है तो फिर बहरिया या फिजाइया से मदद ले ली जाए, और ये तो एक मुनासिब तजवीज़ है। लेकिन एक सवाल के जवाब में सेक्रेटरी दिफा ने भी अदालत को यह आगाह किया है कि पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन हैं। बड़ी खुली अदालत में भी उसकी डिटेल्स और तफसीलात नहीं शेयर की जा सकती, क्योंकि वो उनको डर है कि मालूमात जो है वो दुश्मन तक ना पहुँच जाए। आई मीन, दिस इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड वेरी सिवियर सिचुएशन इट सीम्स। तो आप कौन कौन मिली भगत है इधर? देखिए, सेक्रेटरी दिफा से तो पूछा गया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, वो बता देंगे सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है और क्या नहीं है। लेकिन हमारे आइन के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला करें कि इन हालात के अंदर इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये इख्तियार ना सेक्रेटरी दिफा के पास है, ना ये वजीर दिफा के पास है, ना ये काबीना के पास है। आइन के अंदर वाज़े तौर पे मुतय्यन किया गया है कि जब असेंबलियां खत्म होती हैं, तहलील की जाती हैं, उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। वहां पे शराइत नहीं है कि क्या कंडीशन हो तो फिर इलेक्शन हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी को मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी तो मुखालिफ जमात है, बड़ी हम शदीद तनकीद भी करते हैं, लेकिन एक जमहूरियत के साथ एक वाबस्ता है, उसकी एक माजी भी जुड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी का, वो भी झुटलाया नहीं जा सकता। और जुल्फिकार अली भुट्टो ही थे उस वक्त मुल्क के सरबराह जिस वक्त ये पाकिस्तान का 1973 का आइन बना, और उस आइन को तोड़ा जाए और उसी जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उस आइन तोड़ने की हुकूमत का हिस्सा हो, ये भी एक तारीख में बहुत बड़ी एक
सर तारीख में तो बहुत कुछ दायर होगा ना, मौरख तो बहुत कुछ लिखेगा। मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी आज कहा लाडले पर मेहरबानी की गई, तो रद्द अमल तो आएगा। उन्होंने इमरान खान साहब को करप्ट कहा और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस को भी करप्ट कहा। तो ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है बकौल मरीम साहिबा, जो अब होना नहीं है। वो कह रही हैं दिस के नॉट कंटिन्यू। तो उन्होंने कहा था आप तो डूब रहे हैं, सहूलतकारों को भी अब कहीं छोड़ेंगे नहीं, साथ ले डूबेंगे। अब कहीं ना कहीं किसी को भी मैटर या बॉदर नहीं कर रही इस तरह की सख्त तरीन जबान। जी, इमरान खान ने एक जज साहिबा के बारे में, एक सेशन कोर्ट की जज के बारे में एक जुमला कहा था, जिस जुमले के ऊपर एतराज था। उस केस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी, तौहीन अदालत का केस चला, हाई कोर्ट के अंदर कई दिन चलता रहा केस, और उसके बाद जाके इमरान खान साहब ने जब उसके बाद अपने आप को कोर्ट की मर्जी पे छोड़ा तो उसके बाद वो केस खत्म हुआ। उसका जो क्रिमिनल केस है, फौजदारी का केस है, वो आज भी चल रहा है। वहां FIR आज भी कट रही है, वहां पे पेशियां आज भी भुगतनी पड़ रही हैं। मैंने 26 नवंबर के जलसे में सिर्फ एक अपील की थी कोर्ट से और अपने दुख का इजहार किया था कि इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, अरशद शरीफ, आजम स्वाति, लेकिन हमारी अदालतों ने उसका नोटिस नहीं लिया। मेरे पास तौहीन अदालत का नोटिस आ गया था, मुझे जाके जवाबदेही करनी पड़ी हाई कोर्ट के सामने। यहाँ वो खुल्लम खुल्ला कह के बोल रही हैं, और इसमें तो अब कोई शक नहीं है किसकी बात कर रही हैं। 3 सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के बशमूल चीफ जस्टिस, और वो कह रही हैं वो करप्ट हैं और निजाम उनके सामने खामोश नजर आता है। तो लाडला तो पता नहीं कोई है या नहीं है, लेकिन लाडली तो जरूर नजर आ रही है। और सर आपको फिर भी राइटिंग ऑन द वॉल नहीं समझ आ रही हाउ ऑल द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू। अब ताज़ा तरीन बयान खान साहब का आया है कि वो कहते हैं कि अगर एजेंडे में सिर्फ इंतखाबात ही रखे गए तो फिर वो खुद तो नहीं बल्कि उनकी टीम यानी कि आप लोग मुज़ाकरात करेंगे, जबकि अपोजिशन कहती है कि खान साहब से बात हो ही नहीं सकती है, इट्स अ फास। तो ऐसे हालात में कैसे बातचीत होगी सर? क्यों कंडीशंस लगा रहे हैं? अनकंडीशनली रखें, खुद हाजिर हों, पेश हों, मुल्क को सामने रखें। आई मीन द ऑड्स आर जस्ट स्टैकिंग अप अगेंस्ट यू। देखिए, अनकंडीशनल हाथ तो उस वक्त आगे बढ़ाया जाए ना जब कोई सामने ऑफर हो। ये सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं टेलीविजन प्रोग्राम पे, हमसे भी पूछे जाते हैं। अभी तक हुआ क्या है? हुआ ये है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 या 3 दफा इस बात का, और आज फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि बेहतर तो ये होता कि सियासी जमातें जो हैं वो आपस में बैठ के इसका सियासी हल निकाल लेते, लेकिन अगर आप नहीं निकालने को तैयार हैं तो फिर हमें फैसला करना पड़ेगा। आज का है बिल्कुल। उन्होंने जब ये पहले बात उठाई थी कि हमें कमिटमेंट्स चाहिए, यानी तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो इस बात के आके इरादा करें और कमिट करें अदालत के सामने और तहरीरी तौर पर करें कि वो एक माहौल बनाने के लिए तैयार हैं जिसके अंदर एक आज़ादाना तरीके से साफ शफाफ इलेक्शन हो सके। तो तहरीक इंसाफ ने तो उसके ऊपर हामी भर ली थी। इमरान खान साहब का जवाब जो है वो अली जफर साहब ने बेंच तक पहुंचा दिया था अदालत के अंदर कि हम ये करने को तैयार हैं। हुकूमत नहीं करने को तैयार है, बार बार उनको कहा जा रहा है। तो हुकूमत की तरफ से तो कोई टॉक्स वगैरह की ऑफर है ही नहीं जिसके ऊपर मशरूत या गैर मशरूत की भी बात हो। विशेष साइकिल है सर, दे डोंट ट्रस्ट यू, यू डोंट ट्रस्ट देम, बट इन द प्रोसेस चीफ जस्टिस साहब का सवाल जो है वो बड़ा मुनासिब है कि 8 अक्टूबर को फिर कैसे मिराक्युलसली सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुनासिब सवाल है, जवाब और क्लैरिटी भी नहीं आ रही है। बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत इलेक्शन मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद करवाना चाहती है। डू यू फील सो? देखिए, ये सवाल के ऊपर तो कोई कोशिश भी नहीं की, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से कोई भी हमें एक्सप्लेनेशन सुनने को नहीं मिली कि 8 अक्टूबर की तारीख किस पटारी से निकाली गई है, उसकी क्या मंतक है। बार बार अदालत यही सवाल पूछती रही कि जरा आप एक्सप्लेन तो करने की कोशिश करें हमें कि क्या होगा आज और 8 अक्टूबर के दरमियान, क्या इवेंट्स हैं, क्या मामलात हैं जिससे वो पैसा भी आ जाएगा और वो लोग भी, सिक्योरिटी के एहलकार भी आ जाएंगे। जरा हमें बताएं। तो एक दफा भी कोशिश ही नहीं की गई क्योंकि उनका उस फैसले से ताल्लुक कोई नहीं है। जो वजारत खजाना, और वो मेरे लिए ये भी बहुत अहम बात थी कि सेक्रेटरी फाइनेंस जो बहुत अच्छी शोहरत के ऑफिसर हैं, वो आज कोर्ट में अदालत में बताया गया कि वो तो छुट्टी में चले गए हैं और वो सेक्रेटरी खजाना नहीं है, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना आए थे आज के लिए, जो कि एक मजा का खेज बात है कि 21 अरब रुपए जो है वफाकी हुकूमत पाकिस्तान के उसके पास नहीं है। एक ऐसी हुकूमत जिसके सालाना अखराजात जो हैं वो 9,500 अरब से ज्यादा हो, इनके पास 21 अरब नहीं है। तो वहां पर तो ये कोशिश की भी नहीं गई। मंतक समझ में आती ना समझ में आती कोर्ट को, वो तो दूर की बात थी। भाई 8 अक्टूबर निकली कहां से हवा से निकल आई? साहब, अब राइटिंग ऑन द वॉल भी नहीं दिख रही, मंतक भी समझने से आप कासिर हैं, तो बात तो आपके कान तक भी पहुंच गई होगी कि अगले 2 साल तो कहा जा रहा है इलेक्शन नहीं होने इस मुल्क में।
अच्छा, आप ये जो कह रही हैं ये हमने भी सुना है और ये भी कहा गया कि वो आरिफ अलवी जो हैं वो जो हैं उनकी टर्म मुकम्मल हो जाएगी, मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो सदर भी बदल जाएंगे और चीफ जस्टिस भी बदल जाएंगे। ख़राब खबर लोगों के लिए ये है कि आइन के मुताबिक सदर की जब टर्म ख़त्म होगी तो उसके बाद इलेक्शन होना है और असेंबलियाँ जो हैं वो अगस्त में ख़त्म हो चुकी होंगी, तो कोई इलेक्ट करने वाला होगा नहीं वहाँ पे जब तक नई असेंबलियाँ नहीं आती। और आइन में ये लिखा हुआ है जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता उस वक्त तक वही सदर जारी रहेंगे। तो आरिफ अलवी ने तो जारी रखना है जब तक नई असेंबली नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना उमर अता बंदियाल को तहरीक इंसाफ के चीफ जस्टिस हैं, ना वो पीडीएम के मुखालिफ चीफ जस्टिस हैं, ना काजी फाइज ईसा जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कोई मुखालिफ हैं या वो पीडीएम के कोई जज हैं। उनकी जो भी सोच है, मुझे यकीन है कि जो भी चीफ जस्टिस के ओहदे पर आके बैठेगा उसने आइन का दिफाई करना है। तो ये इस बात को मैं ये कहूं कि जी वो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि काजी फाइजी सा आ जाएंगे और उमर अता बंदियाल चले जाएंगे तो उसके बाद जो है हुकूमत कोई गैर आइनी इकदाम कर सकेगी। मेरे ख्याल में तो चाहे जो भी चीफ जस्टिस हो, अगर आइन के खिलाफ काम होगा तो वो आइन के खिलाफ ही, और वो उस फैसले के खिलाफ जिस फैसले से आइन से इनहराफ हो रहा हो उसके खिलाफ ही फैसला देंगे। असद साहब, हमारी भी यही उम्मीद है, मगर अब हकीकत ये है कि दो अहम तरीन ओहदे इस मुल्क के जो हैं, एक मुस्तकबिल के और अभी एक करंट, यू हैव बीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बोथ दीज पोस्ट। आप इन दोनों पोस्टों के गलत साइड पे रहे हैं। मुस्तकबिल की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आपने भरी अदालत में उनकी बेगम को रुलाया है, एक टारगेटेड कैंपेन चलाई जिसका बाद अज़ा इमरान खान साहब ने कहा कि गलती हो गई। फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं और अभी करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इमरान खान साहब के DG ISI रह चुके थे, उनको बर्खास्त किया था। अगेन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। सर, आप यकीनन समझ रहे होंगे कि ये दिस नॉट लुकिंग गुड फॉर यू, मगर कहीं ना कहीं नदामत है इस हवाले से। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो चीफ जस्टिस की, चीफ जस्टिस नहीं, सीनियर प्यूनी जज हैं अभी, काजी फाइज ईसा का जो रेफरेंस था, वो उस वक्त जब रेफरेंस जमा कराया गया था उस वक्त भी एक से ज्यादा राय इसके ऊपर मौजूद थी। मुझे अभी तक याद है, मैं उस वक्त काबीना में नहीं था, तो जब ये खबर आई तो उसके बाद मैं सदर साहब के पास गया हुआ था किसी और काम के लिए। तो मुझे याद है उस वक्त भी हमने पूछा था सवाल कि ये क्या इसकी कोई मंतक बनती है। खैर, जो भी अच्छा था या बुरा था वो फैसला हुआ, लेकिन क्या मैं ये समझता हूं कि काजी फाइज ईसा जब उनकी पसंद नापसंद तो हो सकती है, इंसान है, हर इंसान की अपने जज्बात भी होते हैं, खासतौर पे फैमिली जहां पर इन्वॉल्व हो तो यकीनन जज्बात होते हैं इंसान के, लेकिन क्या वो अपने जाती जज्बात को गालिब करके फैसले ऐसे करेंगे जो आइन के मुताबिक नहीं है? मेरा मानना नहीं है। मेरे ख्याल में वो जब बैठेंगे मनसब के ऊपर, जब भी या आज भी उनके सामने अगर कोई केस आएगा तो उसका फैसला अपनी जाती पसंद नापसंद पर नहीं करेंगे। वो फैसला उस बुनियाद पे करेंगे कि उनके ख्याल में आइन क्या कहता है, ये नहीं कहता। हो सकता है मेरी राय में उनकी जो आइन के बारे में जो इंटरप्रिटेशन है मैं उससे इत्तेफाक करता हूं या ना करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, और मैं सियासी जवाब आपको नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में फाइज ईसा जो है वो जब फैसला करेंगे तो फैसला वही करेंगे जो उनके ख्याल में आइन के मुताबिक ठीक हो। इसी तरह आसिम मुनीर का एग्जीक्यूटिव फैसला था जी, हमें नहीं पता कि उसकी क्या वजूहत थी। जाहिर है इतनी सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर जो फैसले होते हैं वो वजीर आजम ने शेयर तो नहीं करनी किसी के क्या वजह थी, अच्छा था बुरा था फैसला हमें नहीं पता। वजीर आजम ने जाहिर है जो भी उनके ख्याल में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। शुक्रिया मुस्तकबिल की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हालिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उम्मीद यही है दैट बोथ दीज जेंटलमैन विल राइज अप टू व्हाट इज डिमांडेड फ्रॉम देयर पोस्ट। बदकिस्मती से हम अपने सियासतदानों के बारे में ये नहीं कह सकते जिनके एग्जीक्यूटिव फैसले और चंद ऐसे फैसले होते हैं जो उनको खुद खाने और काटने को आ जाते हैं मुस्तकबिल में। दे नॉट इंटायरली बेस्ड ऑन मेरिट ऑलवेज, जिस तरह आपने इन दोनों केसेस के अंदर देखा है। कभी ईगोज, कभी अना, कभी मिसलीडिंग जो है वो आगे आ जाती है और फिर भुगतना पड़ जाता है। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।